वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आपकी क्लासेस काफी टाइम से हुई नहीं थी, पर अब आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे हुआ करेंगी। और आज जो मैं क्लास अटेंड करने जा रही हूँ वो ग्रुप थ्योरी के बेसिस पर करूंगी, ठीक है। और आपको ये मालूम है ये बीएससी फर्स्ट ईयर में कि 3 पेपर है आपके एमजीएस बीकानेर यूनिवर्सिटी में। तो आपके सबसे पहले तो जो फर्स्ट पेपर है वो उसमें 2 बुक्स हैं, ग्रुप थ्योरी और मैट्रिसेस। और सेकंड पेपर है तो इसमें पहली बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस। और थर्ड पेपर है इसमें फर्स्ट बुक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सेकंड जो पेपर है वो आपके है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो इसमें देखिए मैट्रिसेस में 2 यूनिट्स है आपकी और ग्रुप थ्योरी में आपके पास 3 यूनिट है। इसी तरह अदर इनका भी डिवाइड है, ठीक है। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में 2 यूनिट है और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके पास में 3 यूनिट है। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास 3 यूनिट है और वेक्टर कैलकुलस में कितनी है, 2 यूनिट है। तो अगर आपने मेरी मैट्रिसेस की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं चैनल पर और वहां से आप मैट्रिसेस की पूरी पीडीएफ या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूरी आप वीडियोस देख सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की ये बुक मैंने पूरी आपको करवा रखी है मैट्रिसेस। और अब आपके स्टार्ट करवाऊंगी मैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम फंडामेंटल चीज देखेंगे। ग्रुप थ्योरी का प्रॉपर ग्रुप थ्योरी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ कि ग्रुप है क्या और क्या चीज है, इसमें सारी चीजें, लेकिन ये थोड़ा सेट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले सेट और उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज देखेंगे इनका केवल इंट्रोडक्शन के रूप में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी से। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले तो देखो एक रिकैप के रूप में हम देखेंगे सेट वगैरह को। तो 2-4 इनकी डेफिनेशंस है जो कभी कभी पेपर में पूछ भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी पूछते, कोई इतनी खास नहीं है, बट आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको करवाऊं तो आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाते रहना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए सेट की सबसे पहले डेफिनेशन है, मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं सेट में। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined objects it is denoted by A, B, C up to X, Y, Z, and elements of set is denoted by A, B, C up to X, Y, Z for all X belongs to A and X does not belongs to A। और सेकेंड इसमें एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैं बता दूंगी आपको कि क्या है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स in which set the numbers of element is finite, then set is called finite set and
number of element x then set is called infinite set. The numbers of element in finite set is called order of set. It is denoted by order of S. If in any set is not belong any number, then it is called void set or null set. And it is denoted by phi और this. एक और डेफिनेशन देखिए, इक्वल सेट. क्या है? टू सेट A and B are said to be equal if they have the same element. That is A equal B, X belongs to A and X belongs to B. ठीक है, तो देखिए अब मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है, इनको हम समझते हैं कि क्या क्या है. देखो सेट ये पता है, सभी को पता है, 12th क्लास में हमने खूब अच्छे से भी पढ़ा है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम कुछ भी सेट बना दें कि कुछ एक्स ले लिया, कुछ और ले लिया, कुछ और ले लिया, ऐसे नहीं बनेगा. यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो एक ग्रुप के टाइप में बनाएंगे, यानी कि कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे. इट इज डिनोटेड बाई, और देखो ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है. इट इज डिनोटेड बाई, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ए बी या सी, इस तरीके से. यहाँ पर आपको पता है कि एक्स सच दैट एक्स, आप इस तरीके से डिफाइन करते आ रहे हो कि एक्स ए में बिलोंग करता है. क्या रिलेशन है एक्स और वाई में, x माइनस वाई बराबर 2. इस तरीके से काफी ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं. तो वही चीज है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास में सेट कहलाता है. और किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई ए बी सी एंड एक्स वाई जेड एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट.
ये याद रखना, कैपिटल लेटर में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के जो एलिमेंट है वो डिनोटेड बाई किससे होगा, ए का जैसे एलिमेंट है ए, स्मॉल ए, तो जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से शो होंगे। किससे शो होंगे, स्मॉल लेटर से शो होंगे, वो सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि एक्स वाई जेड, ये फिलहाल इसमें ये बताया है कि कैसे कैसे एक्स बिलोंग करेगा, हो सकता है एक्स बिलोंग करे ए में, हो सकता है एक्स बिलोंग ना करे ए में, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में भी पढ़े, तो ये तो सेट की डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको बता दी है, थोड़ी बहुत आपको पेपर में अगर आए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है, इन विच सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन विच सेट, जिस सेट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो ये एक्स वाई जेड ए बी सी लिखे, वो अगर फाइनाइट है, देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, तब वो फाइनाइट कहलाएगा। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, कितने भी है काउंटिंग नहीं है, तो वो देन सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब जैसे कोई सेट है हमारे पास में ए, मान लो 1 2 3 4 अप टू 10 तक है, ठीक है। इस पे कोई भी ऑपरेशन जो डिफाइन है वो है, तो इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास में, 10 एलिमेंट है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा कि इसमें हाईएस्ट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, किसमें, फाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट के ऑर्डर नहीं देखना हमें, फाइनाइट सेट में क्योंकि फिक्स होते हैं नंबर, ठीक है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ एस। जैसे एस कोई सेट हमने डिफाइन किया तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एस होगा। इफ एनी सेट, इफ इन एनी सेट, किसी अन्य सेट में इज नॉट बिलोंग एनी नंबर, देन इट इज कॉल्ड नॉन वॉइड सेट, यानी कि वॉइड सेट, सॉरी क्या कहलाएगा, वॉइड सेट। अगर किसी में कोई भी नंबर है ही नहीं तो वो वॉइड सेट कहलाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाएगा, और नल सेट और क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई फाइव, किससे डिनोट करते हैं, फाइव, या ये ब्रैकेट जो हम सेट का डिफाइन करते हैं ना, ब्रैकेट ये और ये, इसके बीच में लेटर नहीं है तो खाली छोड़ दिया, तो ये ब्रैकेट के रूप में शो कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास में फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, तो वो हमारे पास में जो कलेक्शन होगा काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सेट है, और अनकाउंटेबल हम काउंट नहीं कर सकते तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट के रूप में होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, और ये याद रखना, नल सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नल सेट है क्या, नल सेट कुछ नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम ऐसे देख के नल सेट है क्या, कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई भी नंबर नहीं हो वो नल सेट कहलाता है, या तो फाइव होगा या ब्रैकेट के रूप में शो करेंगे। अब देखो इक्वल सेट, इक्वल सेट जैसे टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट। अगर दो सेट है ए और बी, वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाते हैं। इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, अगर उनके पास एलिमेंट भी है ना वो सेम है तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे ए क्या बोल रहे हैं, दैट इज ए इक्वल बी, ये कब इक्वल सेट कहलाएंगे, जब ए किसमें, ए का कोई एलिमेंट हो, ए का कोई एलिमेंट मान लो क्या है, एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए है ही, लेकिन अगर एक्स बिलोंग कर जाए किसमें, बी में, ठीक, तो वो ये सेट यानी कि एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स के जितने भी एलिमेंट हो वो ए में भी हो, एक्स मतलब जो बी के जितने भी एलिमेंट है, जो मान लो एक्स है तो वो किसमें हो, बी में भी हो, सेम हो, ठीक, जितने एलिमेंट इसके इसमें आएंगे, ठीक है, मीन्स ए में आएंगे और उसी तरह बी में आएंगे, तो वो सारे सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। यही बोल रहा है कि दैट इज ए इक्वल बी, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए, और एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, तो दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग किसका में करना चाहिए, ए में करने चाहिए। मतलब इनके जो एलिमेंट है वो इक्वल कह सकते हैं कि इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों सेट हमारे पास में क्या कह सकते हैं, इनको हम इक्वल सेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे,
इनकी एक दो डेफिनेशंस और हैं, एक दो क्लासेस में लगभग रिकैप हो जाएगा जो मेन मेन चीजें हैं। बाकी इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी का। अब देखिए हम बात करें सबसेट की, तो देखिए a set A is called a subset of the set B if for all x belongs to A. That implies x belongs to B, or and it is denoted by A contained in B if A is a subset of B, then it is also said A is contained in B or B is superset of A for any set A देखिए क्या है सबसेट। सबसेट का तो ये मीनिंग है कि इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका सबसेट होता है, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ए सेट, एक सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ द सेट बी। किसी सेट बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। कौन? ए। इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें? एक्स एलिमेंट किसमें बिलोंग करे? ए में, तो वो कंटेंट कर जाए, यानी कि वो किस में बिलोंग कर जाए? एक्स किस में बिलोंग कर जाए? बी में। एलिमेंट तो बिलोंग करेंगे, ठीक है। एक्स अगर एलिमेंट है किसका? बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि एक्स एलिमेंट किसका है हमारे पास में? ए का है। तो एक्स हमारे पास में किस में कंटेंट कर जाए या किस में बिलोंग कर जाए? बी में बिलोंग कर जाए, तो हमारे पास में क्या कहलाएगा? यानी कि ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी। एंड इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं हम? ये आपको मालूम है, ए कंटेन इन बी, ठीक है। इसको सबसेट बोलते हैं, लेकिन अब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में आप जब पढ़ेंगे तो इसको कंटेंट के रूप में बोलेंगे, यानी कि ए कंटेन इन बी, ठीक है।
और यहाँ पर अगर A कंटेन इन B यानी कि दैट इम्प्लाइज यानी कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये आगे की तरफ जा रही है, और बैक वाली कंडीशन का मतलब क्या हुआ, पीछे की ओर आ सकती है कि अगर X एलिमेंट है A का एंड X एलिमेंट है B का, तो यानी कि दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, A कंटेन इन B। ठीक है, if A is a subset of B then it is also said A is contained in B। मैंने बोला ना क्या बोल सकते हैं इसको, कंटेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कंटेंट क्या, A contained in B। ठीक है, A contained in B और B is superset of A। अगर आपको इस तरीके से कहीं मिला लिखा हो वो मिल जाए, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, B is superset। ठीक है, क्या कहलाएगा, सुपरसेट ऑफ ए, बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। फॉर एनी सेट ए, किसी सेट ए के लिए पहली कंडीशन कि कोई भी सेट है, ठीक, तो वो खुद में ही कंटेन करेगा, वो सेट खुद में ही कंटेन करता है, वो पहली कंडीशन होती है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये सभी जगह काम में आती है, कोई भी रिंग में या आप किसी भी ग्रुप में पढ़ेंगे या किसी भी चीज के लिए पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्म में, तो ये कंडीशन सब में आएगी। ठीक है, कि कोई भी सेट है वो खुद में ही कंटेन करता है। दूसरा, ये कंडीशन तो होगी। दूसरा, हमारे पास में एक एलिमेंट होता है फाई, वो कंटेन करेगा किसमें, ए में। याद रखना, यानी कि फाई कोई भी सेट होगा उसमें दो चीजें होंगी, या तो वो खुद में कंटेन करेगा ही करेगा, और दूसरा एक एलिमेंट होगा फाई। ये दोनों ही अपने क्या कह सकते हैं, फाई और ए, यानी कि फाई और वो खुद सेट। एक ऐसा दो सबसेट तो होते ही है प्रत्येक सेट के। कहने का मतलब ए का सबसेट कौन सा है, एक ए है, ए का सबसेट दूसरा कौन सा, फाई, यानी कि एक और एक कितने हो गए, दो हो गए। तो यानी कि हमारे पास कहने का मतलब ये आ गया कि दो सेट तो ऐसे हैं जो खुद मतलब क्या है, सुपर मतलब सब सेट के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ ए कंटेन इन बी बट ए इज नॉट इक्वल बी, ए कंटेन करता है बी के, यानी कि ए के कोई एलिमेंट है 1 2 3, वो आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। ठीक, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स कहने का मतलब है बी में इसके अलावा भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक, अदर एलिमेंट भी है, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो उस कंडीशन में ए कंटेन तो कर रहा है बी में, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब ए क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि सबसेट खुद में कंटेन करने वाला एक होता है, एक दूसरा फाई होता है, और सबसेट कह सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो किस में डिफाइन हो जाए, यानी कि बी में भी हमारे पास में बिलोंग कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और अब हम सबसेट को किस रूप में बोल देंगे, ए कंटेन इन बी। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखें आगे, देखिए एक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। and U is universal set of A, then difference set U minus A is said to complementary set of A, and it is denoted by
ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोल सकते हैं, इस तरीके से डिनोट करेंगे। और सी ऑफ ए दैट इज अब एक और चीज देखिए, प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिफरेंस। एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एक डी मॉर्गन लॉ और देखिए, देख कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, एन यू, कोई यू है, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे मतलब सभी सेटों का ये बोले कि संघ के रूप में डिफाइन कर सकते हो, जिसमें सारे सेट आए वो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। एंड यू इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, देन डिफरेंस सेट u माइनस ए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस u और a का यूनिवर्सल सेट, एक मान लो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें a एक है a, ठीक, तो u माइनस ए, इससे हम क्या निकाल दें, u माइनस ए निकाल दें, इज सेड टू बी, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ a। कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है किसका, a का कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई a कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ऊपर सी लगा दें यानी कि ए और ऊपर सी, और क्या लिख सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, ठीक है, ये बोलेंगे। और दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से जो सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या आना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए, यानी यू माइनस ए। और ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट इक्वल हमारे पास में क्या आएगा, एक्स, और एक्स सच दैट, यहाँ पर देखिए ये सच दैट का साइन है, आपको मालूम है, ठीक है, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट्री में वो फंक्शन बचेगा जो एक्स, जो किस में नहीं बिलोंग करता है,
ए में बिलोंग नहीं करता वो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट में। फिर से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि ए एक यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक, यूनिवर्सल सेट हमारे पास में यू है, उसमें से हम कोई एक एलिमेंट यानी कि ए हटा दें तो यू माइनस ए निकाल लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट में जो एलिमेंट ए के हैं वो नहीं आएंगे। मान लो ए में वाई है तो इसमें नहीं आएगा, ठीक, इसमें नहीं आएगा। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, और ए में वो एलिमेंट आएंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट में नहीं है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमारे पास में जो देखिए क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सबसे पहले किसी भी सेट में से कोई भी सेट माइनस करेंगे तो हमेशा फाइव आएगा। ऐसा नहीं कर देना कि आप 2 - 2 करते थे 0 लिख दोगे, नहीं, सेट को सेट में से माइनस करने पे हमेशा क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। और a - 5 करेंगे तो a आएगा, 5 - a करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, याद रखना। 5 में से a माइनस करेंगे तो 5 आएगा, जबकि a में से 5 माइनस करेंगे तो जो सेट बड़ा है वही आता है, ठीक है। और a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। a - b में से कभी भी जैसे 2 - 3 है तो 3 - 2 करेंगे तो कभी भी बराबर नहीं आता। वैसे ही कब तक बराबर नहीं आएगा, जब तक a और b इक्वल ना हो जाए, ठीक है, अनलेस a इज इक्वल b। अगर a और b इक्वल हो गए तो a माइनस a, b की जगह a रख दोगे तो a माइनस a क्या आ जाएगा, 0, या कहते कि हाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह b माइनस b a b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, a माइनस b माइनस c इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल, याद रखना, नॉट इक्वल, ठीक है, a माइनस b माइनस c। इसी तरह देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, a कॉम्प्लीमेंट्री सेट का कॉम्प्लीमेंट्री वापस a आता है। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोला, एक यूनिवर्सल सेट यानी कि एक तो यूनिवर्सल सेट है, एक a है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो रहा था, a कॉम्प्लीमेंट्री सेट बराबर u माइनस a, ठीक। और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है यानी कि, ठीक, तो u माइनस a, और आपका जो बचा हुआ सेट है उसमें से भी माइनस कर दोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसी तरह a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट यहाँ पर कहीं बचा और यहाँ पर a, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वापस u बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। अब देखिए इंटरसेक्शन सेट के लिए, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट्री सेट इक्वल 5। और सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी देखिए, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल क्या लिख सकते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट्री सेट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट्री, एंड a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखेंगे, a का कॉम्प्लीमेंट्री सेट और यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब देखिए डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में सीधे सीधे पूछ लेते हैं डी मॉर्गन लॉ है क्या, और कई कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करने के लिए काम में भी आता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। यही चीज है, इनको ही हम डी मॉर्गन लॉ बोल रहे हैं यहाँ पर कंडीशंस के रूप में, और डी मॉर्गन लॉ यही कहलाता है। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिफरेंसेस थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेट वगैरह के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा, और एक दो छोटी छोटी चीजें और देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट की चर्चा करेंगे, और आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगी। ग्रुप थ्योरी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन बेसिक अगर आप क्लियर नहीं है तो आप ग्रुप थ्योरी में इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए इनके भी नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।